हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की इस क्लास में मैं पढ़ा रही हूँ आपको क्लास 7 से 4th चैप्टर पानी रे पानी का अभ्यास। पानी रे पानी की व्याख्या मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ, आपने वीडियो उसका देख लिया होगा। आज हम करेंगे पानी रे पानी का अभ्यास यानी प्रश्न उत्तर। सारे के सारे प्रश्न आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। अपनी किताब खोल लें तो ज़्यादा आपको फायदा रहेगा। आप अपनी मल्हार पुस्तक खोल लें, क्लास 7 की नई किताब जो है मल्हार, वो आप खोल लें। उसका 4था चैप्टर है पानी रे पानी, जिसका अभ्यास आज हम करेंगे। और जो भी बच्चे क्लास में इस समय प्रेजेंट हैं, अपना नाम लिख करके या फिर कोई भी कमेंट करके अपनी अटेंडेंस लगा सकते हैं और लाइक का बटन जरूर दबा दें। जिस बच्चे का भी कमेंट प्यारा सा होगा उस बच्चे का नाम आप ही की क्लास की अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। आज भी एक बच्चे का नाम मैं लेने वाली हूँ, ध्यान से वीडियो को देखेगा, पता चलेगा किस बच्चे का नाम किसका कमेंट आज लिया गया है। चलिए चलते हैं, हम अब इसकी एक्सरसाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन है, मेरी समझ से निम्नलिखित प्रश्नों का सही उत्तर कौन सा है। आप उसके सामने तारा बनाइए, स्टार बनाना है आपको सही उत्तर के सामने। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी सही हो सकते हैं। चलिए ठीक है, सही हो सकते हैं। तो पहला है, हमारा भूजल भंडार निम्नलिखित में से किससे समृद्ध होता है, किससे बढ़ता है। हमारा जो पानी है धरती के नीचे, भूजल, भूजल का भू का मतलब भूमि, भूमि के नीचे जो पानी है उसका जो भंडार है वो किससे ज्यादा बढ़ता है। नल सूख जाने से बढ़ता है, पानी बरसने से बढ़ता है, तालाब और झीलों से बढ़ता है, या बाढ़ के आने से बढ़ता है। तो इसका सही उत्तर है पानी बरसने से बढ़ता है। तो इसके आगे स्टार बनाना है हमको भाई, स्टार बना देते हैं। ये हमने बनाया इसके आगे स्टार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात जल चक्र से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी बात जल चक्र से संबंधित है। वर्षा जल का संग्रह करना, समुद्र से उठी भाप का बादल बनकर बरसना, नदियों का समुद्र में जाकर मिलना, बरसात में चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देना। जल चक्र, वाटर साइकिल, जो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है, एरो 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 करके दिया रहता है, वो किससे संबंधित है बताइए। तो वो है संबंधित समुद्र से उठी भाप का बादल बनकर बरसना। जिस बच्चे को स्टार बनाना नहीं आता वो सीखो। ये देखिए मैं आपके सामने बना रही हूँ, ऐसे 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 और ऐसे स्टार बन गया। तो ये है समुद्र से उठी भाप का बादल बनकर बरसना। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है। यहाँ किस गलती की ओर संकेत किया गया है, कौन सी गलती की सजा मिल रही है। पहला ऑप्शन है जल चक्र की अवधारणा को ना समझना, दूसरा है आवश्यकता से अधिक पानी का उपयोग करना, तीसरा है तालाबों को कचरे से पाटकर समाप्त कर देना, भूजल भंडारण के विस्तार में विचार ना करना। तो इसका सही उत्तर कौन सा है, तालाबों को कचरे से पाटकर समाप्त कर देना, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अपने मित्रों के साथ संवाद कीजिए। संवाद कीजिए मतलब डिस्कस कीजिए। संवाद वैसे बोलना होता है, बातचीत करना, इंट्रैक्शन करना, डायलॉग्स। लेकिन यहाँ पे चलिए संवाद दे रखा है और मीनिंग इसका ये निकलेगा कि हाँ, आपको अपने ग्रुप में बैठकर अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करना है और कारण बताना है कि आपने ये जो अभी ऊपर उत्तर चुने ना 3, ये उत्तर आपने क्यों चुने, ये बताना है। तो चलिए, ये मैंने आपके लिए रिटर्न में आंसर लिया है, तो मैं दूसरी फाइल खोलती हूँ। ये है उस क्वेश्चन का आंसर। अब अपने मित्रों के साथ संवाद कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। 3 उत्तर चुने थे हमने, तीनों आंसर मैंने यहाँ पर सामने से ले रखे हैं आपके लिए। पहला आंसर है, जब बारिश होती है और पानी तालाब में, झीलों में जमा होता है तब वह धीरे धीरे जमीन के अंदर चला जाता है और अंदर जाकर भूजल को समृद्ध करता है। यहाँ पर भूजल के स्पेलिंग गलत हो गए थे तो मैंने करेक्ट कर दिए नीचे। भूजल को समृद्ध करता है यानी धरती के नीचे जो पानी होता है उसे स्ट्रॉन्ग करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, उसकी मात्रा को बढ़ा देता है, इसलिए हमने वो पहला उत्तर चुना था। अब है सेकंड उत्तर की बारी।
जल चक्र से हमें पता चलता है कि कैसे अपनी पृथ्वी से, समुद्र से पानी वाष्प बनकर ऊपर उठता है। ठीक है, जल चक्र यानी वाटर साइकिल यही होता है ना, कि समुद्र से पानी कैसे ऊपर आसमान में जा रहा है, और ऊपर जाकर जब वो पानी ठंडा हो जाता है तो वो बादल बन जाता है, और फिर वही बादल बारिश करते हैं और फिर धरती पर पानी बरसता है, और फिर वो जो बारिश का पानी होता है वो नदियों के सहारे दोबारा से समुद्र में चला जाता है। इसी प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं। अब है तीसरा उत्तर हमने क्यों चुना था, तो ये है तीसरा उत्तर। पाठ में ये बात साफ तौर पर बताई गई है कि हम लोगों ने पुराने जल स्रोतों, पुराने जो वाटर सोर्सेज थे, वाटर बॉडीज थी हमारे पास, जैसे तालाब हो गए, झरने हो गए, नदियां हो गई, उनको हमने खत्म कर दिया है, जिससे गर्मियों में पानी की कमी हो रही है और बरसात में पानी इतना ज़्यादा हो जा रहा है क्योंकि हमारे पास तालाब है ही नहीं जिसमें पानी जाके भरेगा, पानी वहाँ पर इकट्ठा रहेगा तो सड़कों में फैल जाता है पानी, इसलिए बरसात में पानी की समस्या हो रही है। तो इसलिए हमने वो तीनों आंसर चुने थे क्योंकि ये कारण थे। अगला क्वेश्चन है आपकी किताब में, मिलकर करें मिलान। पाठ में से कुछ शब्द समूह या संदर्भ चुनकर स्तंभ 1 में दिए गए हैं, कुछ शब्द यहाँ दिए गए हैं और उनके अर्थ स्तंभ 2 में दिए गए और इसमें अर्थ दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और रेखा खींचकर सही मिलान कीजिए। तो हमको बताना है कि कौन किससे मैच कर रहा है। चलिए देखते हैं हम। वर्षा जल संग्रहण किसे कहते हैं? जमीन के नीचे छिपा जल भंडार? नहीं। वर्षा के जल को प्राकृतिक अथवा कृत्रिम रूप से मानवीय प्रयासों से धरती में संग्रह करना। यस, ये सही है, ये है वर्षा जल संग्रहण। दूसरा है जल संकट। जल संकट जल की अत्यधिक कमी होना। यस, वही होता है जल संकट। जल चक्र किसे कहते हैं? समुद्र से उठी भाप का बादल बनकर पानी में बदलना और फिर वर्षा के रूप में वापस समुद्र में मिल जाना जल चक्र कहलाता है। भूजल किसे कहते हैं? जमीन के नीचे छिपा जल भंडार, इसे भूजल कहते हैं। तो ये हमने मिलकर के मिलान कर दिया। सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं हम। आगे है आपका पंक्तियों पर चर्चा। यहाँ पर आपको इस पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए। पहली पंक्ति है, पानी आता भी है तो बेवक्त। इसका क्या मतलब है? बहुत सही कह रखा है भाई, पानी आता ही नहीं है, हमारे यहाँ भी नहीं आता। आपके यहाँ पानी का क्या हाल है बताना कमेंट करके। पंक्तियों पर चर्चा, पानी आता भी है तो बेवक्त। उत्तर है इसका, ये पंक्ति हमें बताती है कि घरों में जो जल की आपूर्ति की जाती है, जो वाटर सप्लाई होता है ना हमारे घरों में, नलों में जो पानी आता है, उसका समय निश्चित नहीं है। कभी कभी पानी अपने समय पर आता है, कभी कभी, राइट। कभी देर रात को आता है, कभी सुबह जल्दी आ जाता है, जिससे हम लोग तो सो ही नहीं पाते हैं। लोग आराम नहीं कर पाते हैं, सो नहीं पाते हैं, अपने कामकाज पर सही समय पर पहुंच नहीं पाते। पानी नहीं होगा तो कैसे नहाएंगे धोएंगे, कैसे काम करेंगे, घर का पानी भरकर जाना है, तो उनका पूरा दिन इससे प्रभावित होता है। अगली पंक्ति दे रखी है हमें कि देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसे हालात बन जाते हैं। इसका क्या मतलब है कि अकाल जैसे हालात कैसे बन जाते हैं? तो ये पंक्ति हमें ये बताती है कि जब देश के कई हिस्सों में पानी नहीं मिल पाता है, सूखा पड़ जाता है, तो उस समय उन हिस्सों में जहाँ पर पानी नहीं मिल रहा है, बिल्कुल पानी आ ही नहीं रहा है नलों में से, तो वहाँ पर ना तो खेती हो पाएगी, ना ही लोगों को पीने के लिए पानी मिलता है। इसलिए वहाँ के लोगों का जो जीवन है वो ऐसा हो जाता है कि जैसे वहाँ पर अकाल पड़ गया हो, ना पानी मिल रहा है, ना खेती हो रही है, ना समय पे कोई काम हो रहा है उनका। जब पानी नहीं आ रहा कुछ भी नहीं होगा, तो इसलिए वहाँ का जीवन जो है वो अकाल जैसा हो जाता है। लोग वहाँ पर अपना घर बार छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाने की तैयारी क्या करते हैं, चले ही जाते हैं वो लोग किसी दूसरी जगह पर। तो वहाँ पर कैसी स्थिति हो जाती है? अकाल की स्थिति हो जाती है। काल की नहीं, अकाल की स्थिति हो जाती है उन जगहों पर जहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं आ रहा होता है। अगला प्रश्न है, कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है। इसका क्या अर्थ है? वर्षा ऋतु में बहुत तेज बारिश होती है, चारों तरफ पानी पानी हो जाता है, क्योंकि तालाबों को तो लोगों ने पहले ही पाट दिया है ना, उसमें कचरा बचरा फेंक फेंक के तालाब खत्म कर दिए हैं, नदियां सुखा दी हैं, तो
तो पानी तो अब वैसा मिलता नहीं है, भरा हुआ पानी कहीं रखा है कि हम वहां से पानी उठाकर ले आए, तो बारिश पर डिपेंड होना पड़ता है। तो क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो तालाब तो है नहीं जिनमें पानी संग्रह हो जाएगा, पानी इकट्ठा हो जाएगा, इसलिए बारिश का पानी क्या करेगा बेचारा, कहाँ जाएगा, तो सड़कों पर जमा हो जाता है, घरों के अंदर घुस जाता है, रेलवे स्टेशन में चला जाता है। तो ये सब जगह जहाँ पर पानी भर गया वो सब जगहें बंद हो जाती हैं, हम चल ही नहीं सकते उन जगहों पर। जब हम घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, इन जगहों पर जा नहीं सकते हैं, तो फिर हम अपने स्कूल कैसे जाएंगे, दफ्तर कैसे जाएंगे, क्योंकि आने जाने का रास्ता खत्म हो गया है। हमारे स्कूटर, बस, कार पानी में फंस जाते हैं, चल ही नहीं पाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, सड़कों पर पानी भरा रहता है, कोई गाड़ी नहीं निकल सकती, इससे सारा जनजीवन ठप हो जाता है, कोई भी कुछ काम कर ही नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन है, अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसका क्या मतलब है कि अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू? देखो भाई, चाहे अकाल पड़े चाहे बाढ़ आए, अकाल यानी कि पानी का खत्म हो जाना, बिल्कुल पानी ना होना, दोनों ही स्थिति में हमारे लिए तो परेशानी है ना, इसलिए ये एक ही सिक्के के दो पहलू, हमारे लिए एक ही कॉइन है वो, चाहे पानी बहुत ज्यादा आ रहा है चाहे पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। लेखक ने अकाल और बाढ़ को एक ही सिक्के के दो पहलू इसलिए बताया है क्योंकि आम व्यक्ति के लिए अकाल और बाढ़ दोनों एक जैसी समस्याएं हैं। अकाल का अर्थ है वर्षा का बिल्कुल ना होना, जिससे मनुष्य का जीवन मुश्किल में आ जाएगा। बाढ़ का भी मतलब यही है कि बहुत ज्यादा वर्षा होना, पानी का बहुत ज्यादा मिलना, दोनों ही स्थिति मानव जीवन को कठिन बना देती है, इसलिए हम इसे एक सिक्के के दो पहलू ही कहेंगे। अब अगला क्वेश्चन है आपकी बुक में सोच विचार के लिए। पाठ में धरती को एक बहुत बड़ी गुल्लक कहा गया। भाई ऐसा क्यों कहा गया है? तो सबसे पहले तो बच्चों आपको गुल्लक का अर्थ पता होना चाहिए। आपने अपने घर में गुल्लक रख रखी है, मम्मी पापा रिश्तेदार कोई भी आता है पैसे देता है, आप गुल्लक में डालते हो। इसका मतलब गुल्लक वो चीज है जिसमें हम कोई भी कीमती सामान जमा करते हैं। तो पानी हमारे लिए बहुत कीमती है, तो गुल्लक के अंदर पैसे जमा होते हैं और धरती के अंदर पानी जमा होता है, इसीलिए धरती को बहुत बड़ी गुल्लक का। अब धरती है भी बहुत बड़ी, हमारी गुल्लक जितनी थोड़ी है, बहुत विशाल धरती है ना, इसलिए उसे एक बहुत बड़ी गुल्लक कहा है। वैसे जैसे हमारी गुल्लक के पैसे जमा होते हैं, वैसे ही धरती के अंदर भी बारिश का पानी तालाब और झीलों के माध्यम से धीरे धीरे जमा होता रहता है। और जिस तरह से भूजल का भंडार समृद्ध हो जाता है, मतलब कि हमारे यहाँ पर जमीन के नीचे बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है। समृद्ध हो जाने का मतलब है ज्यादा पानी इकट्ठा हो गया, रिच हो गया पानी में, यानी बहुत सारा पानी हम धरती के अंदर इकट्ठा कर सकते हैं, इसलिए धरती को बहुत बड़ी गुल्लक कहा गया। सिंपल। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल चक्र की प्रक्रिया कैसे पूरी होती है? आपने पढ़ रखा है ज्योग्राफी में कि जल चक्र की प्रक्रिया कैसे पूरी होती है। प्रक्रिया मतलब प्रोसेस, पूरा प्रोसेस क्या है जल चक्र का, वाटर साइकिल क्या है। सूरज की गर्मी से समुद्र का पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है ना। जब सूरज बहुत तेज पड़ता है, समुद्र के पानी को सोख लेता है, सूरज की गर्मी जो है वो जैसे हमारे कपड़े सूखते हैं ना, गीले कपड़े हम तार पे डालते हैं तो थोड़ी देर में आप देखो कपड़े सूख जाते हैं, पानी कहाँ गया, उड़ गया ऊपर, वाष्प बनकर चला गया। तो ये जब वो पानी ऊपर गया है, ऊपर जाकर के ठंडा हो जाएगा तो वो बादल बन जाएगा। और बादल जब इकट्ठा होता रहता है, पानी इकट्ठा होता रहता है, क्योंकि ये प्रोसेस तो लगातार चल रहा है ना समुद्र में से पानी खींचने का, तो पानी ऊपर जा जाके इकट्ठा होता जा रहा है। अब वो जब बहुत भारी हो जाते हैं बादल, तो फिर उनमें से पानी की बूंदें नीचे गिरने लगती हैं, क्योंकि संभल नहीं पाती है ना, बहुत ज़्यादा हो गई है, तो पानी की बूंदें नीचे गिरती हैं, जिसे हम बारिश कहते हैं। इस वर्षा का पानी नदियों, तालाबों और जमीन के अंदर चला जाता है। तो इस तरह से जमीन के अंदर चला गया वो पानी। फिर अब थोड़ी टाइम के बाद फिर से सूरज की किरणें फिर से पानी सोखेंगी, तो तालाबों से, झरनों से, नदियों से, झीलों से पानी निकल के समुद्र से ऊपर जाएगा आसमान में, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है, इसी को जल चक्र कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखा है कि यदि सारी नदियां, झीलें और तालाब सूख जाएं तो क्या होगा भाई? अरे भैया वैसे ही नलों में पानी नहीं आ रहा, क्यों तालाब, झील और नदी सुखा रहे हो? चलो दिया है क्वेश्चन तो आंसर बताती हूँ मैं इसका। यदि सारी नदियां, झीलें और तालाब सूख जाएं तो धरती पर पानी का स्तर बहुत नीचे चला जाएगा। इतनी सारी पानी, वाटर बॉडीज सारी सूख जाएंगी तो इतना वाटर हमारा कम हो जाएगा ना, पानी कम हो जाएगा, तो पानी का स्तर बहुत नीचे चला जाएगा। लोगों को ना तो पीने के लिए पानी मिलेगा, ना ही किसी प्रकार की खेती करने से, छोटे छोटे गमले, पौधे, घर में जो हम किचन गार्डन बनाते हैं या फिर बड़े स्केल में जो खेतों में अनाज उगता है, वो सब काम तो हो ही नहीं सकेगा। जो भी पानी से काम होता है वो काम रुक जाएगा। पूरी धरती में अकाल और सूखे जैसी स्थिति बन जाएगी।
तो यही होगा अगर नदी तालाब और झीलें सूख गई तो। अगला क्वेश्चन है, इस पाठ का शीर्षक पानी रे पानी दिया गया है, पाठ का यह नाम क्यों दिया गया होगा? अपने सहपाठियों के साथ चर्चा करके लिखिए, अपने उत्तर का कारण बताइए कि किस कारण से ये शीर्षक दिया गया है। तो शीर्षक पानी रे पानी इसलिए दिया गया है क्योंकि ये पाठ पानी के महत्व को बताता है, पानी की कमी से क्या क्या समस्याएं हो जाएंगी इसे बताता है, जल चक्र की समस्याओं को दिखाता है, जल चक्र कैसा होता है, कहाँ जमा होता है, ये सब पानी के बारे में ही है पूरा का पूरा। और अगर हम पानी रे पानी शब्द कहते हैं तो इन शब्दों से ही पता चल रहा है कि हम पानी की समस्या के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए इस पाठ का नाम पानी रे पानी रखा गया है। और ये बताता है कि पानी हमारे जीवन का आधार है, यदि पानी का दुरुपयोग हुआ, हमने ठीक से यूज नहीं किया, वेस्ट किया पानी को, तो फिर भविष्य में ऐसा भी निश्चित है कि हमें पानी पीने के लिए भी प्राप्त नहीं होगा। हमें हमेशा पानी का संरक्षण करना चाहिए, यानी पानी को बचा करके रखना चाहिए, पानी का कम से कम प्रयोग करना चाहिए ताकि भविष्य में भी हमें पानी मिलता रहे। इसलिए इस पाठ का नाम पानी रे पानी दिया गया है, सभी लोगों को पानी की कमी, उसके महत्व और उसे बचाने के सारे संदेश मिल सकें, इसलिए पाठ का नाम रखा गया है पानी रे पानी। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आप इस पाठ को क्या नाम देना चाहेंगे? भाई पानी रे पानी तो इस पाठ का नाम रखा ही गया है, आपको अगर मौका मिले तो आप क्या नाम रखना चाहेंगे इसका, और ये बताइए कि वो नाम आप क्यों रखना चाहेंगे। तो मैं इस पाठ को पानी की कीमत या पानी की महत्ता नाम देना चाहूंगी, क्योंकि इस पाठ में पानी के महत्व को दिखाया गया है, पानी कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, पानी की कितनी वैल्यू है, वैल्यूएबल ये चीज़ है हमारे लिए, प्रेशियस चीज़ है, इस चीज़ को बताया गया है कि पानी कितना कीमती है, हमें पानी की एक एक बूंद को बचा कर रखना चाहिए। यदि हम पानी को बर्बाद करेंगे तो फिर भविष्य में हमें पानी बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इस पाठ के संदेश को और अच्छे ढंग से लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं इस पाठ का नाम पानी की कीमत या फिर पानी की महत्ता रखना चाहूंगी। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब क्या हो गया है, बेल हो गई है भाई, तो ये पीरियड आपका हो गया ओवर। यहाँ मैंने लिखा हुआ है बाकी प्रश्न अगली क्लास में, तो जो भी प्रश्न एक दो बचे हैं वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, यानी कि अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मैं इसी वीडियो के नीचे उसका लिंक दे दूंगी आपको, क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो हो रही है और इतनी लंबी वीडियो आप देखना पसंद नहीं करेंगे, आप लोग बोर हो जाएंगे, इसलिए मैंने इतने क्वेश्चन इसमें लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बस थोड़े से क्वेश्चन रह गए हैं जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, तो बने रहिएगा, उस क्लास को भी पढ़ लीजिएगा, तभी आपका अभ्यास पूरा होगा। और लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा उस क्लास का भी। तो अभी मैंने आपसे कहा था कि मैं बताऊंगी उस बच्चे का नाम जिस बच्चे ने मुझे कमेंट किया है, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट तो बहुत करते हैं, लेकिन जिस बच्चे का अच्छा कमेंट है मैं उसका नाम बता रही हूँ, वो है जतिन हर्षित बेहवाल 6499, ये उनकी आईडी है, जतिन हर्षित बेहवाल की 6499 ये आईडी है उसकी, और उसने प्यारा सा कमेंट किया है मैम गुड। तो थैंक यू बेटा, और आगे भी वीडियोस को देखते रहना और कमेंट करते रहना, मैं आपका नाम जरूर लूँगी अपनी वीडियो में। तो अभी हम चलते हैं, क्या करना है आपको, क्लास को लाइक करना है, अपने 7th क्लास के दोस्तों के साथ से शेयर करना है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, और बेल आइकन को दबा देना है ताकि आपकी क्लास का वीडियो जब आएगा तो आपको वो मिल जाएगा। अपनी क्लास के सारे वीडियोस देखने के लिए आप क्लास 7th का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, उसमें आपके क्लास 7th के सारे चैप्टर्स होंगे, हर क्लास का एक प्लेलिस्ट है, तो आपकी क्लास का भी है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो चलते हैं, टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.